अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग कवर कर लिया। अब हम इस चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ पीएनएफ स्ट्रेचिंग टेक्निक्स। ठीक है, एक बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पर जो हम पीएनएफ पढ़ेंगे वो स्ट्रेचिंग के लिहाज से हम पढ़ेंगे। पीएनएफ एक बहुत डाइवर्स टॉपिक है और हमें उसकी डाइवर्सिटी में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ वो बातें डिस्कस करेंगे जो स्ट्रेचिंग के अंदर यूज़ की जाती है। ठीक है, पीएनएफ स्ट्रेचिंग के अंदर सबसे पहली बात आपको कुछ रिफ्लेक्सेस का पता होना चाहिए जो हमने पीछे पढ़े भी थे। पहला था हमारे पास ऑटोजेनिक इनहिबिशन। हमने कहा था कि जो हमारे पास जब भी हमारे मसल के अंदर एक टेंशन जनरेट होती है तो मसल टेंडन यूनिट के अंदर एक तरह के रिसेप्टर्स पड़े होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, जब आपके मसल के अंदर टेंशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तो ये ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड का सिग्नल भेजते हैं कि इस टेंशन को कम कर दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ना इनहिबिशन के मतलब को समझना है। इनहिबिशन वो स्टेट है जब आपके मसल के अंदर या आपके टिश्यूज़ के अंदर टेंशन कम होती है। टेंशन का कम किया जाना इनहिबिशन कहलाता है। ठीक है, तो ऑटोजेनिक इनहिबिशन क्या है, जो मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, आपके जीटीओज एक्टिव हुए और आपके जीटीओज ने कहा कि अब इस टेंशन को कम कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोजेनिक इनहिबिशन। लेट्स से अगर हम बाइसेप की कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो जब हमारा बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो हमारे जीटीओज एक्टिवेट हो गए और फिर आपके जीटीओज ने आपके ब्रेन को या आपके स्पाइनल कॉर्ड को एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू सिग्नल भेजा और कहा कि अब आपने जो है इस टेंशन को कम करना है, यानी रिलैक्सेशन को इंड्यूस कराना है। नंबर 2 हमारे पास आता है रेसिप्रोकल इनहिबिशन। ठीक है, इनहिबिशन हो रही है अभी भी, लेकिन अब मसल ऑपोजिट टू द मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके अंदर हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा बाइसेप्स जो है वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फुल मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मेरा जो उसके ऑपोजिट मसल है ट्राइसेप्स, जाहिर सी बात है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन जो है या टेंशन जो है वो कम होगी ताकि बाइसेप की कॉन्ट्रैक्शन फैसिलिटेट हो सके। हमें पता है कि हमारी बॉडी के मसल्स हमेशा एक ग्रुप में काम करते हैं, एगोनिस्ट होता है और एंटागोनिस्ट होता है। अगर हम चाहते हैं कि हम एगोनिस्ट की कॉन्ट्रैक्शन कराएं तो हमारे एंटागोनिस्ट जो है वो क्या होंगे, रिलैक्स होंगे ताकि वो इस कॉन्ट्रैक्शन को फैसिलिटेट कर सके। ठीक है, तो बिल्कुल इसी को हम रेसिप्रोकल इनहिबिशन कहते हैं। ऊपर वाला जीटीओस करा रहे थे यानी गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स, ये आपके कौन करा रहे होते हैं, मसल स्पिंडल। ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर आ गई। उसके बाद आती है एक प्रोसीजर आता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस रिलैक्सेशन। ये भी एक प्रॉपर्टी है लेकिन ये न्यूरो फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि यह टिश्यूज़ की विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी है जो ये कहती है कि जब भी आपके टिश्यूज़ के अंदर या आपके मसल टिश्यूज़ के अंदर स्ट्रेच इंक्रीज़ होता है तो आहिस्ता आहिस्ता आपके जो मसल टिश्यूज़ हैं वो अपने आप को अडाप्ट करते हैं और उनके अंदर जो टेंशन जनरेशन कैपेसिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। एक रिफ्लेक्स हमने पढ़ा था दैट वो स्ट्रेच रिफ्लेक्स, और हमने कहा था कि जब भी हमारा मसल स्ट्रेच होता है तो हमारे मसल स्पिंडल्स क्या होते हैं, आपके पास एक्टिवेट होते हैं। मसल स्पिंडल आपके पास एक्टिवेट हो गए, उस स्ट्रेच होने वाले मसल के अंदर टेंशन को इंक्रीज़ कराते हैं ताकि मसल की जो लेंथनिंग है उसको क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी स्ट्रेच रिफ्लेक्स में। अब यहाँ पर तीनों मैकेनिज्म ऊपर से हम देखें, ऑटोजेनिक इनहिबिशन, रेसिप्रोकल इनहिबिशन, स्ट्रेस रिलैक्सेशन, कहीं ना कहीं इनके अंदर मसल्स के अंदर टेंशन कम हो रही है, लेकिन स्ट्रेस रिफ्लेक्स ऐसी चीज़ है जो आपके मसल के अंदर टेंशन को ज़्यादा कर रही है। ठीक है, एक बात आपने यहाँ पर हमेशा याद रखनी है कि पीएनएफ स्ट्रेचिंग टेक्निक्स ओवरली हम प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि इनका मकसद ये होता है कि ये रिलैक्सेशन इंड्यूस कराती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्ट्रेस रिफ्लेक्स है ना वो क्यों यहाँ पर नहीं आ रहा, तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर की है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जब भी हम लोग एक स्ट्रेच फोर्स को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होल्ड करते हैं, जैसे हम स्टैटिक स्ट्रेच में भी कर रहे थे, तो आपका मसल या आपके मसल स्पिंडल्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिसेंसिटाइज होना शुरू हो जाते हैं। एक बात ये। दूसरी बात ये कि जब भी हम लोग बैलिस्टिक या बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी की स्ट्रेचिंग करते हैं तब आपका स्ट्रेच रिफ्लेक्स ज़्यादा एक्टिवेट होता है। ठीक है, ये बात है, हाई वेलोसिटी की स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपका स्ट्रेच रिफ्लेक्स ज़्यादा एक्टिवेट होता है। अगर हमारी स्ट्रेच की वेलोसिटी कम है यानी हम लोग लो लोड यानी बहुत कम फोर्स के साथ लो इंटेंसिटी की स्लो वेलोसिटी की स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो आपके मसल स्पिंडल्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होते हैं। ठीक है, एक ये पॉइंट इसके अंदर आ जाता है जो अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से हमें ये बताता है। फिर एक पॉइंट इसके अंदर ना ये आ जाता है कि हमारे पास जो पीएनएफ होती है, चूँकि इसके अंदर हम लोग पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मसल्स भी, हम आगे पढ़ते हैं, अभी होल्ड करते हैं, तो हम इस कॉन्ट्रैक्शन को कुछ टाइम के लिए होल्ड करते हैं। तो मसल की लेंथनिंग कराने से पहले हमने उसकी कॉन्ट्रैक्शन करा दी है। जब हमें काइनेजोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट याद होगा, जब हमने उसने रिलैक्सेशन वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने कहा था कि हम अपने मसल्स को पूरी तरह कोशिश करते हैं कि पेशेंट को कहीं उसको कॉन्ट्रैक्ट करे और उसके बाद उसको लेट गो करे। ठीक है, जब मसल को मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो फिर मसल के अंदर रिलैक्सेशन होती है। यही बात ऑटोजेनिक इनहिबिशन से भी कर रही है ना कि मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन की तो वो आ गया। तो बिल्कुल यही एक छोटी सी बात
बात आपको, ये मैंने आपके लिए एक थोड़ा सा ओवरव्यू बनाया है कि पीएनएफ आखिर काम किस तरह से करती है। अब पीएनएफ टेक्निक्स होती क्या है एंड स्ट्रेचिंग में क्यों ये आती हैं। स्ट्रेचिंग में अभी तक हमने जितनी भी स्ट्रेचिंग पढ़ी ना, उसके अंदर ना कहीं आपके पास सिर्फ मसल की जो है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही थी। बहुत कम जगह पे हमने कहा कि आपके मसल्स की विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ हो रही थी। लेकिन जो पीएनएफ है ये न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन है, यानी ये आपके मसल्स के अंदर लेंथनिंग को फैसिलिटेट कराती हैं। किसके थ्रू? आपके मसल्स की न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए, आपके मसल की रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, और साथ ही साथ आपके मसल्स की विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए ये जो है क्या करा रही होती हैं, आपके मसल्स की लेंथनिंग करा रही होती हैं स्ट्रेचिंग में, यानी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ कर रही होती है। ठीक है, ये बात इसके अंदर इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, ये हमें समझ आ गया। बुक से भी देख लेते हैं अभी। अच्छा, आफ्टर दैट हम लोग जब ये बेसिक सी बात पढ़ लेते हैं तो हम लोगों ने अब चीज़ें पढ़नी है इसकी कुछ टेक्निक्स। ठीक है, हमारे पास 3 टेक्निक्स हमारे बुक के अंदर डिस्कस की हुई है। पहली वाली को हम होल्ड रिलैक्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स भी कहते हैं। फिर हमारे पास अच्छा पीएनएफ के ना डायगोनल पैटर्न्स भी होते हैं। ठीक है, डायगोनल पैटर्न्स में हम लोग मूवमेंट जो करा रहे होते हैं उसकी डायरेक्शन डायगोनल होती है, हमारा आगे जाकर पढ़ेंगे कहीं। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर फिजियोथेरेपी में भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। डायगोनल पैटर्न्स हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत नहीं है। D1 D2 फ्लेक्शन एक्सटेंशन वो अभी हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग स्ट्रेचिंग पढ़े हैं तो हमें स्ट्रेचिंग को ही पता होना चाहिए। ठीक है, एक होल्ड रिलैक्स है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स है, एक हमारे पास ऑटोजेनिक कॉन्ट्रैक्शन आती है, एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन आती है, बल्कि ठीक है एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन आती है, और फिर हमारे पास होल्ड रिलैक्स विद एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन आती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, ये 3 टेक्निक्स हैं। सबसे पहले हम होल्ड रिलैक्स की बात करते हैं। आपको इसमें नाम से पता चल रहा है कि जिस मसल को मैंने स्ट्रेच करना है बिफोर परफॉर्मिंग द स्ट्रेचिंग, यानी उस मसल की लेंथनिंग कराने से पहले मैं क्या करूँगी, उस मसल को क्या करूँगी, मैक्सिमम जितनी पॉसिबल कॉन्ट्रैक्शन उसकी हो रही है उसकी कॉन्ट्रैक्शन कराऊंगी। फिर मैं पेशेंट को कहूँगी कि आप इस कॉन्ट्रैक्शन को 5 to 10 सेकेंड के लिए क्या करें, होल्ड करें। जब पेशेंट ने उसको होल्ड कर लिया फिर मैं उस मसल की क्या कराऊंगी, स्ट्रेचिंग या लेंथनिंग कराऊंगी। दैट इज़ कॉल्ड एज होल्ड रिलैक्स टेक्निक। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी बुक लिए लिखती है कि आपकी होल्ड रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं, लेकिन जो होल्ड रिलैक्स आता है HR आता है, इसमें हम जब डायगोनल पैटर्न्स की बात करते हैं तो उसका एक डिफरेंस आता है। ठीक है, ये मैं आपको बुक से पैराग्राफ पढ़ाऊंगी ताकि हमें उसको समझने में वहाँ पर आसानी हो। एक के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे सारे के सारे मसल डायगोनली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, दूसरे वाले के अंदर कुछ मसल्स डायगोनली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, कुछ मसल्स के आइसोमेट्रिक हम उसमें अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, ये उतना सिंपल मैकेनिज्म होल्ड रिलैक्स का। उसके बाद हमारे पास आती है एगोनिस्ट। अच्छा, अब वो कहते हैं कि जी यहाँ पर एगोनिस्ट से क्या मुराद है। हम एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट का तो पता है ना, एगोनिस्ट वो मसल होता है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, एंटागोनिस्ट वो वाला मसल होता है जो आपका रिलैक्स करता है। ठीक है, अब होना तो ये चाहिए था कि मैंने जिस मसल की स्ट्रेचिंग करानी है वो मेरा एगोनिस्ट होता, क्योंकि मेरा काम उसके साथ था, मेरा मेन मसल वही था, प्राइम मूवर मेरा वो होना चाहिए था। वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि यहाँ पर एगोनिस्ट मसल आपका वो मसल है जो ऑपोजिट टू द रेंज लिमिटिंग मसल है। फॉर एग्जाम्पल मसला आ रहा है बाइसेप के अंदर और ट्राइसेप, हमारे पास 2 मसल ग्रुप है, इसलिए सिंपल एग्जांपल ये रहती है बाइसेप ट्राइसेप की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हम इससे फेमिलियर होते हैं। अब बाइसेप हमें पता है कि बाइसेप जी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है, इसके अंदर मसला आ गया, इसकी कॉन्ट्रैक्चर बना हुआ है। ठीक है, हमने इसकी बाइसेप की क्या करानी है, लेंथनिंग करानी है। ठीक है, तो मेरा रेंज लिमिटिंग मसल क्या है जो अलाउ नहीं कर रहा मूवमेंट को, दैट इज़ बाइसेप। ठीक है, और ट्राइसेप मेरा क्या है, ऑपोजिट टू द रेंज लिमिटिंग मसल है। पीएनएफ की इस टेक्निक के अंदर मेरे पास जो मसल हमारा एगनिस्ट होगा वो मेरा ट्राइसेप होगा, जबकि बाइसेप मेरा क्या होगा, एंटागनिस्ट होगा, मसल ऑपोजिट टू द रेंज लिमिटिंग मसल। अगेन इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने जो एंटागनिस्ट मसल है, एंटागनिस्ट मसल हमारा कौन सा था, बाइसेप, इस केस के हमारे एग्जाम्पल के अंदर था। और फिर हमारे पास क्या था, एगनिस्ट मसल था जिसको हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या होगा, ट्राइसेप। तो मैं इसमें क्या करूँगी, ट्राइसेप को कॉन्ट्रैक्ट कराऊंगी। एगनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन है ना, तो मैं ट्राइसेप को क्या करा रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट करा रही हूँ ताकि रिलैक्सेशन फैसिलिटेट हो किसके अंदर, बाइसेप्स के अंदर। ठीक है, इसमें कौन सा मैकेनिज्म हम यूज़ करें, रेसिप्रोकल। जो होल्ड रिलैक्स वाला था ना उसके अंदर हम क्या यूज़ कर रहे थे, ऑटोजेनिक इनहिबिशन। ठीक है, और इसमें हम क्या यूज़ करें, रेसिप्रोकल इनहिबिशन, यानी हम एक मसल को, जैसे हमारा जो ट्राइसेप वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो हमारे ऑपोजिट मसल के अंदर रिलैक्सेशन हो रही है ना। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जब हम ऑटोजेनिक की बात करते थे तो हमने जिस मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी जीटीओस एक्टिवेट हुए, उन्होंने उनके अंदर टेंशन कम करा दी, उसके अंदर रिलैक्सेशन प्रमोट होगी, इसलिए इसके अंदर हम ट्राइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करें ताकि बाइसेप्स के अंदर रिलैक्सेशन प्रमोट हो। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं होल्ड रिलैक्स
विद एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन के साथ आपने क्या करानी होती है, होल्ड रिलैक्स, ठीक है। इसके अंदर बिल्कुल सिंपल है, कहता है कि आपने अपने मसल को पहले क्या कराना है, आपने मसल को क्या करानी है, एंड रेंज, जितनी रेंज मसल अलाउ कर रहा है, आइसोमेट्रिक मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन करानी है। फिर आपने उस मसल को क्या कर देना है, रिलैक्स कर देना है। फिर आपने उसके एगोनिस्ट मसल को क्या कराना है, कॉन्ट्रैक्ट कराना है। लेट्स से कि मैंने बाइसेप की लेंथनिंग करानी है, तो मैं पहले बाइसेप की एंड रेंज मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन कराऊंगी, उसके बाद मैं ट्राइसेप की क्या कराऊंगी, कॉन्ट्रैक्शन कराऊंगी, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल मैकेनिज्म है, हम इसको बुक के एग्जाम्पल से भी पढ़ते हैं ताकि हमारे लिए अच्छा, बुक के अंदर कुछ प्रिकॉशंस वगैरह भी लिखी हैं ताकि हमारे लिए उसको समझने के लिए आसानी हो। अब हम अपनी इस बुक के अंदर देखते हैं, तो सबसे पहले उसने हम लोग को बताया हुआ है कि आपकी जो PNF स्ट्रेचिंग टेक्निक्स हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो आपको यहाँ पर उसने कहा है कि उसको हम एक्टिव स्ट्रेचिंग, फैसिलिटेटिव स्ट्रेचिंग भी कहते हैं। ये इनहिबिट और फैसिलिटेट मसल कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, रिलैक्सेशन को इंड्यूस कराते हुए, ठीक है। वही बात इसने इसके अंदर की हुई है, रिफ्लेक्सिव मसल रिलैक्सेशन होती है। ये इसका पुराना कॉन्सेप्ट था, ऑटोजेनिक और रेसिप्रोकल इनहिबिशन। वो कहता था कि पहले ये माना जाता था कि PNF सिर्फ इन्हीं पैटर्न्स को यूज़ करते हैं, बट अब ये माना जाता है कि PNF का एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जो कि डिफरेंट और पैथवेज को भी यूज़ करती है, आपके न्यूरल पैथवेज को यूज़ करती है और फिर अल्टीमेटली जाकर रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ कराती है। वो इस सारे पैराग्राफ में लिखी हुई है, बट ये बात आपने याद रखनी है कि कहा जाता है कि जो हमारे पास ये वाली टेक्निक्स है जिसमें हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ हो रही है PNF के थ्रू, दे आर क्वाइट मच बेटर इन गेनिंग रेंज ऑफ मोशन एज दोज ऑफ द स्टैटिक स्ट्रेचिंग। ये लेकिन उसने कहा हुआ है कि हमारे पास जो है ना द डिग्री ऑफ न्यूरोमस्कुलर रिलैक्सेशन एसोसिएटेड PNF स्ट्रेचिंग, वो नहीं हम लोग को पता। ये भी एविडेंस कहते हैं कि PNF फील्स ग्रेटर गेन्स इन रेंज ऑफ मोशन देन द स्टैटिक स्ट्रेचिंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके 3 मैकेनिज्म थे, होल्ड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन, होल्ड रिलैक्स विद एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन। इस पैराग्राफ के अंदर वो आपको ये बताता है कि आपके मसल्स के अंदर PNF स्ट्रेचिंग अप्लाई करने के लिए थोड़ा बहुत न्यूरोमस्कुलर या वॉलेंट्री कंट्रोल होना चाहिए। दूसरी बात इसके अंदर वो आपको ये बताता है कि मसल स्पैज्म के केस के अंदर ये टेक्निक्स ज़्यादा इफेक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू दोज ऑफ द स्टैटिक स्ट्रेचिंग टेक्निक्स, ठीक है। क्योंकि आपने एक बात इसके अंदर याद रखनी है कि मसल स्पैज्म के अंदर या फिर अगर लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्चर है, थोड़ी बहुत टाइटनेस है तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग काम करेगी, लेकिन अगर टाइटनेस बहुत ज़्यादा है तो आपको पता है कि हमने कहा था कि हमारे पास एक स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है तो आपके पास मसल के अंदर टेंशन होती है। आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, स्टैटिक स्ट्रेचिंग तो हो सकता है वो स्ट्रेच रिफ्लेक्स इलिसिट हो और आपके मसल्स के अंदर मजीद टेंशन बढ़ जाए, तो हम वो नहीं चाहते। तो PNF स्ट्रेचिंग्स आर मच बेटर एंड दैट PNF स्ट्रेचिंग जो है वो फंक्शनल गेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। फिर हमारे पास अब ये पढ़ लिया, तो फिर आप देखते हैं कि हमारे पास आती है होल्ड रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। बिल्कुल सिंपल, पहले स्टेप में लेंथन करते हैं, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं मैक्सिमम, फिर उसकी रिलैक्सेशन कराते हैं, फिर एक न्यू रेंज के अंदर लेकर जाते हैं और फिर उसी के अंदर सारा प्रोसीजर जो है वो हम रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर देखें CR टेक्निक्स और कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, होल्ड रिलैक्स आपस में किस तरह से डिफरेंस है। पहले वो कहते हैं इंटरचेंजेबली यूज़ करता है बट आइडेंटिकल नहीं है। कहता है CR टेक्निक के अंदर एक्सियल रोटेटर्स ऑफ द लिम्ब आर अलाउड टू कॉन्ट्रैक्ट कंसेंट्रिकली इन द प्री स्ट्रेच फेज। मतलब जो हमारे पास एक्सियल रोटेटर होते हैं वो कंसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वाइल ऑल अदर ग्रुप्स ऑफ द डायगोनल पैटर्न कॉन्ट्रैक्ट आइसोमेट्रिकली। इन कॉन्ट्रास्ट प्री स्ट्रेच आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन अकर्स इन ऑल मसल्स ऑफ डायगोनल पैटर्न ड्यूरिंग द होल्ड रिलैक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये पार्ट पढ़ लीजिए, इसके अंदर कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसने कहा कि आपने पेशेंट को कहना है कि वो एक्टिवली ब्रीथ करे, अपने जो है ना वो वल्सल्वा मैन्यूवर में ना जाए, यानी अपने ब्लड प्रेशर को, वल्सल्वा मैन्यूवर ऐसा होता है जिसमें पेशेंट एक्सरसाइज करते हुए इतना जोर लगाता है कि वो अपनी ब्रीदिंग को रोक लेता है, ठीक है, और उसकी वजह से उसका BP हाई हो जाता है, तो इसलिए हमने उसको अवॉइड करना होता है। एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन के अंदर वही बात है, एगोनिस्ट इन दिस केस रेफर्स टू द मसल ऑपोजिट टू द रेंज लिमिटिंग मसल, ठीक है। वो बाइसेप ट्राइसेप वाली एग्जाम्पल आ गई। प्रिकॉशन क्या है कि हम लोगों ने वही बात है, मैंने जो आपको बताई कि ब्लड प्रेशर के केसेस के अंदर हमने जो है इसको अवॉइड करना होता है कि पेशेंट को वल्सल्वा ना हो, ठीक है। उसके बाद ये बात है, सारी इसने यही चीज़ लिखी हुई है, मसल लेंथ एंड जॉइंट रेंज ऑफ मोशन जो है वो इसके अंदर इंक्रीज़ हो रही होती है। आज फिर इन टेक्निक्स का हमारे पास ना कुछ फ़ायदा भी होता है। वो कहता है कि ये टेक्निक्स जो है मसल गार्डिंग को प्रिवेंट करती हैं, पेन को प्रिवेंट करती है, क्योंकि अगर मसल जो है वो इतना कैपेबल नहीं है कि मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट कर दे और कॉन्ट्रैक्शन पेन कॉज कर रही है, देन ये टेक्निक्स जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बस ये सिंपल इसका छोटा सा मैकेनिज्म था, आई होप कि हम समझ आ गया होगा। फिर हमारे पास तीसरी टेक्निक आती है, दैट इज़ होल्ड रिलैक्स विद एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन। कहता है द HRAC टेक्निक इज ऑल्सो रेफर टू एज CRAC प्रोसीजर, और यहाँ पर उसने टू परफॉर्म द HRAC procedure move the limb to the point that the tissue resistance is fed into the range limiting target muscle, and then have the patient to perform a resisted pre-stretch
आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रेंज लिमिटिंग मसल की पहले करेंगे, followed by the voluntary relaxation of that muscle and then immediate concentric contraction of the agonist muscle of the muscle opposite to the range limiting muscle जो हमारे पास agonist था, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि हम लोगों ने स्ट्रेचिंग को किस तरह से अपने फंक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर इंटीग्रेट करना है।